हेलो जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक। तो आप सभी जानते हैं हम क्या देख रहे हैं, यूपीएसआई 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज। और मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस होने वाले हैं। बाइलिंगुअल ये सीरीज है, तो आप किसी भी भाषा में कंफर्टेबल हैं, आप इसको देख सकते हैं। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। टारगेट होना चाहिए आपका कि 40 में 40 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अगर कुछ गलत भी हो जाते हैं तो इतना मैटर बहुत ज़्यादा नहीं करता है। आप प्रयास ये करिए कि बी पॉजिटिव, जितने ज़्यादा से ज़्यादा सही कर सकते हैं आप करिए। और जितने क्वेश्चंस आप सही करते हैं उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि भाई मेरे इतने सही हुए। एक्स्ट्रा बात ये है कि भाई ये है पार्ट नंबर 6, यानी कि ये छठा सेट है। इसके पहले ऑलरेडी मैं 5 सेट्स सॉल्व करवा चुका हूँ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। आपकी तो हेल्प होगी ही, साथ ही साथ मेरी भी हेल्प होगी। मैं और भी ज़्यादा मोटिवेशन के साथ आप लोगों की बेहतर तरीके से हेल्प कर पाऊँगा और भी ज़्यादा बेहतर मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा सकूँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच कमीशन मेक्स रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग द एडजस्टमेंट ऑफ बाउंड्रीज ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज। तो कौन सा कमीशन है जो कि रिकमेंडेशंस करता है? ऑप्शंस हैं सर्वे ऑफ इंडिया, डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या फिर यूपीएससी। तो इसका सही आंसर है सिंपल सी भाषा में ऑप्शन बी, डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया। दिस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप इज अ कंपोनेंट ऑफ विच स्कीम। यानी प्रति बूंद अधिक फसल, ये किस योजना का एक पार्ट है? तो ऑप्शंस में अगर हम देखें, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना या फिर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि यहाँ पे देखोगे पर ड्रॉप की बात की जा रही है, यानी कि किसी न किसी तरीके से यहाँ पे बूंद शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो पानी से संबंधित तो एक एक एस्पेक्ट आप देख ही सकते हो। तो इन चारों ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो पानी से संबंधित एक ही चीज है, वो है सिंचाई। तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि दिस स्कीम इज ऑल अबाउट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसको यूपीटीयू कहा जाता है, हैज बीन ऑफिशियली रीनेम्ड एज इन 2015। तो यूनिवर्सिटी थी यूपीटीयू, 2015 में इसका नाम बदल दिया गया। तो पूछ रहा है कि बदल करके क्या रखा गया। ऑप्शन है इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, सरदार पटेल टेक्निकल यूनिवर्सिटी या फिर जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसको शॉर्ट फॉर्म में एकेटीयू भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल वॉज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कौन सा शेड्यूल ऐड किया गया था 73वें संवैधानिक संशोधन के जरिए? ऑप्शंस में अगर हम देखें, 11th शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल या फिर 7th शेड्यूल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ऑप्शन में देखें 11th शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फिफ्थ या 7th। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी किसमें? 73वें संवैधानिक संशोधन के जरिए। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स अगर इसके बारे में हम देखें तो 11वें अनुसूची तो जोड़ी गई थी, कुछ और भी चीजें जोड़ी गई थी। क्या? पार्ट 9 भी ऐड किया गया था। और पार्ट 9 में क्या आता है? पंचायतें आती हैं। ठीक है, और किसकी कमेटी, किसके रिकमेंडेशन से ये चीज करी गई थी? तो पीवी नरसिम्हा राव, सॉरी मतलब रिकमेंडेशन नहीं, उस समय कौन प्रधानमंत्री थे जब ये चीज हुई थी? तो उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें कई बार क्या होता है, हमें शेड्यूल याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और ध्यान देना कि यूपीएसआई में शेड्यूल से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं शेड्यूल से। तो इनको, ये 12 शेड्यूल हैं, इनको अच्छी तरीके से रट लो, याद कर लो। तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये है शॉर्ट ट्रिक, निमोनिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक, इसी के बेस पे आपको ये 12 शेड्यूल से याद हो जाएंगे। जैसे टी से हो जाएगा यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स नेम्स एंड एक्सटेंट, ये आता है पहले शेड्यूल में। अब इसके आगे नंबरिंग कर लेना, ठीक है, 1 2 ऐसे करके नंबरिंग कर लेना। बाकी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ई से क्या आएगा? इमोलमेंट्स, यानी कि प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वगैरह जो होते हैं, इनकी जो सैलरीज और इमोलमेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें दूसरे शेड्यूल में आती हैं। तीसरे में क्या आता है? ओथ एंड अफर्मेशन। चौथे में आर से राज्यसभा।
एलोकेशन ऑफ सीट्स टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो चौथे में राज्यसभा, पांचवे में शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, है ना, और छठे में अदर शेड्यूल एरिया, जिसमें अदर शेड्यूल एरियाज में क्या आता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सब के बारे में किस शेड्यूल में स्पेशल मेंशन है, तो ध्यान रखना सिक्स्थ में है, ठीक है। तो ये हो गया। अब एफ से क्या होगा, फेडरल स्ट्रक्चर, यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट की जो बात करी गई, यही है सेवन शेड्यूल। सेवन शेड्यूल में ही तीनों लिस्ट आती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें कई बार मैंने इन सब चीज़ों का मेंशन किया है, तीनों लिस्ट के बारे में, कितने सब्जेक्ट हैं, कितने यूनियन में सब्जेक्ट हैं, कितने स्टेट में हैं, कितने कॉन्करेंट लिस्ट में हैं, ठीक है। फिर एट शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस आती हैं, जो हमारी 22 भाषाएं हैं संविधान की, वो आती हैं। अब इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बनते हैं इस एथ शेड्यूल से। जैसे ओरिजिनली सिर्फ 14 ही भाषाएं थी इसमें, ठीक है। वर्तमान में 22 है, लेकिन ओरिजिनली 14 ही थी। धीरे धीरे कुछ ना कुछ ऐड होती गई। जैसे 21वां संवैधानिक संशोधन था 1967 में, उसके थ्रू सिंधी को ऐड किया गया। फिर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया 71वें संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि 1992 में आया था। फिर बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इनको 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2003 में आया था, उसके थ्रू ऐड किया गया। और फिर लास्ट का जो था, यानी कि इसमें कोई नई भाषा नहीं जोड़ी गई उसके बाद में, लेकिन एक संवैधानिक संशोधन आया 96, उसमें जो ये जो उड़िया की स्पेलिंग है ना, उसको उड़िया कर दिया गया, यानी कि RIYA को हटा करके DIA किया गया था। तो ये है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि लास्ट की कौन सी जो लैंग्वेजेस हैं वो संविधान में जोड़ी गई थी। तो लास्ट की ये है BDMS, याद रख लेना, ठीक है। याद करने को तो बॉडमास भी याद कर सकते हो, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, BODMAS, है ना। तो BO से हो जाएगा बोडो, D से हो जाएगा डोगरी, MA से हो जाएगा मैथिली और S से हो जाएगा संथाली। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, इनफैक्ट NDA CDS जैसे एग्जाम में पूछा है कि अंतिम 4 भाषाएं जो हैं वो कौन सी ऐड की गई थी, तो वो यही है, बॉडमास याद रख लेना या BDMS याद रख लेना, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। और अगर इसमें भी और एडवांस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इनको ऐड किया गया था, तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, ओके। फिर 9th में आता है लैंड रिफॉर्म्स, 10th में एंटी डिफेक्शन लॉ, 11th में पंचायत और 12th में म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। तो ये सारे शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स। आई होप आपको अब बेहतर तरीके से चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगला क्वेश्चन, द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज डिटरमाइंड बाय। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, इनके सैलरीज और अलाउंसेस कौन डिटरमाइन करता है, किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? ऑप्शन है पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन या फिर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पार्लियामेंट डिसाइड करता है। और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, इनकी सैलरीज और अलाउंसेस संविधान के किस आर्टिकल में है, अगर ये पूछे तो ध्यान रखना आर्टिकल 125, ठीक। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ऑल्सो नोन एज अफ्रीकन ट्रिपनोसोमियासिस। कौन सी डिजीज को अफ्रीकन ट्रिपनोसोमियासिस कहते हैं? डायबिटीज मेलिटस, स्लीपिंग सिकनेस, पोर्फीरिया या फिर स्ट्रोक। तो इसका सही आंसर है स्लीपिंग सिकनेस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये जो बीमारी है अफ्रीकन ट्रिपनोसोमियासिस, ये एक पैरासाइटिक डिजीज है ना। और जो पैरासाइट है उसका नाम क्या है? ट्रिपनोसोमा ब्रूसेई या ब्रूसी कहते हैं, ठीक है, जिसके तहत ये बीमारी होती है। और इसको ट्रांसमिट कौन करता है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो इसको कई मतलब हिंदी में शायद सीसी बोलते हैं, बट इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, मैं यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ, TSE। ये मक्खी होती है, फ्लाई, सीसी फ्लाई, ठीक है, जो कि इसको ट्रांसमिट करती है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी टू पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको जोड़ा गया था कि भैया लोगों के पास अधिकार है कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं अपनी? तो ऑप्शंस में 32nd, 76th, 100th या फिर 97th। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट।
तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, नोट कर लेना इसको, आर्टिकल 19 बात करता है फ्रीडम के बारे में, ठीक है, और आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 और सब क्लॉज सी में आता है क्या, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड यूनियन, ठीक है, ये इतनी चीज क्लियर हो गई। अब इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट कर लेना। 97th जो अमेंडमेंट एक्ट है, जैसे डीपीएसपी ने इसकी मतलब इसी के थ्रू ऐड किया गया 43B, ठीक है, ये डीपीएसपी का ये आर्टिकल पर्टिकुलरली ऐड किया गया। फिर पार्ट 9B ऐड किया गया। अब यहाँ पे अगर आपको अधिकार दिया जा रहा है कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए एक अलग से पार्ट भी ऐड किया गया, क्या, पार्ट 9B कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट वाज पास्ड इन ईयर। अथॉरिटी इसलिए बोला क्योंकि इसी के तहत अथॉरिटी भी बनी थी, ठीक है, इसी एक्ट के तहत। द रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, इसको पास किया गया था 2000 में, 2012 में, 2016 में या 2018 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2016 में पास किया गया था। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वर ओरिजिनली प्रेजेंट इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बताया ना, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कितने सब्जेक्ट्स हैं कॉन्क्रीट लिस्ट में, या स्टेट में या यूनियन में कितने लिस्ट हैं, वर्तमान में कितने हैं, पहले कितने थे। तो इसी जगह पे मैं आपको पूरी चीजें क्लियर करवा देता हूँ एक ही क्वेश्चन में। पहली बात, ये जो लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, ये संविधान की 7वीं अनुसूची में आता है, यानी कि 7th शेड्यूल में आता है, ठीक है। अब 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट वो होती है जिसपे सेंटर कानून बनाता है, स्टेट लिस्ट वो होती है जिन पे स्टेट कानून बनाता है, और कॉन्करेंट लिस्ट वो होती है जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक। अब पहले यूनियन लिस्ट में टोटल 97 सब्जेक्ट्स थे, स्टेट लिस्ट में थे टोटल 66 सब्जेक्ट्स, और कॉन्करेंट लिस्ट में थे 47 सब्जेक्ट्स। लेकिन अगर पूछे वर्तमान में कितने हैं, तो भैया यूनियन में है टोटल 100, और स्टेट में है 61 सब्जेक्ट्स, और कॉन्करेंट में है 52 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो जो यहां से 5 कम हुए, उन्हीं 5 को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया, ठीक है। आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट ऑफ फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। इस ईयर में इसको ऐड किया गया था, तो देख लो 2016, 2015, 2014 या फिर 2013। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2013 में ये एक्ट आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द इफेक्टिव लिटरेसी रेट इज कैलकुलेटेड फॉर पीपल ऑफ और अबव ईयर्स ऑफ एज। बेसिकली ये पूछ रहा है कि भारत में जब इफेक्टिव लिटरेसी को काउंट किया जाता है, तो किस उम्र के लोगों की काउंटिंग उसमें की जाती है। ऑप्शंस है 7 ईयर्स या उससे ज्यादा, 1 साल, 5 साल या 6 साल। तो ध्यान रखना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि अगर इफेक्टिव लिटरेसी रेट जब काउंट किया जाता है भारत का, तो 7 साल या 7 से ज्यादा के जो लोग हैं, उन्हीं के लोगों को गिना जाता है, उन्हीं की लिटरेसी काउंट होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज। बेसिकली सिंपल सा ये पूछ रहा है कि कौन से आर्टिकल में कहा गया है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव सेपरेटली काम करेंगे, दैट्स इट। ऑप्शंस में अगर हम देखें, आर्टिकल 54, 50, 52 या फिर 56, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 50 कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। बाकी के आर्टिकल्स में क्या है, तो 54th में आपको मिलेगा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, 52 में आपको मिलेगा प्रेसिडेंट के बारे में, 54 में इलेक्शन है प्रेसिडेंट का, और 52 में प्रेसिडेंट खुद, ठीक है। 56 में क्या है, टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट, कार्यकाल जो होता है राष्ट्रपति का, ठीक। राष्ट्रपति की राष्ट्रपति बनने की मिनिमम एज क्या होती है भारत में, 35 ईयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल सर्च इंजन का है, गूगल, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी या फिर मोजिला फायरफॉक्स। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये तो सबको ही पता होगा ना आई थिंक। और भी कई सारे सर्च इंजन हैं, पता है, जैसे एक डक डक गो है, फिर बिंग आता है, ऐसे अलग अलग सर्च इंजन अलग अलग कंपनीज के हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, गूगल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जनरली सभी लोग यूज़ करते हैं।
डक डक गो जो है वो कम लोग यूज़ करते हैं। बिंग तो मुझे लगता है माइक्रोसॉफ्ट में बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं। अब उसी बिंग को हालाँकि कंबाइन कर दिया गया, अब उसको कोपायलट बना दिया है माइक्रोसॉफ्ट में। ये कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें हैं, अपडेट रहा करिए इन सब चीज़ों से, है ना? बाकी के जो ऑप्शंस यहाँ पे है ना, ये सारे ये ब्राउज़र्स हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, अब ये माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया है। पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर था, फिर माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें अपडेट किया और ये माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। तो ये एक ब्राउज़र है। ओपेरा मिनी क्या है? ये भी एक ब्राउज़र है। मोज़िला फायरफॉक्स ये भी एक ब्राउज़र है, ठीक? Which revolution was associated with Operation Flood, launched in January 1970? कौन सा रिवॉल्यूशन है वो एसोसिएटेड था ऑपरेशन फ्लड से? तो देखें, ब्राउन रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन या फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन, भूरी क्रांति, स्वर्ण क्रांति, श्वेत क्रांति या फिर हरित क्रांति। तो ऑपरेशन फ्लड जो है दैट वाज एक्चुअली रिलेटेड टू व्हाइट रिवॉल्यूशन, है ना, श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति थी किस चीज के लिए? मिल्क के लिए। दूध सफेद होता है ना, तो उसी से ध्यान रखना। जनरली ये जो रिवॉल्यूशन है ना, इनके कलर से इनको मतलब एक आइडिया लगा सकते हो आप, क्वेश्चन सही कर सकते हो। अच्छा, ब्राउन रिवॉल्यूशन जो है वो लेदर के लिए था। गोल्डन रिवॉल्यूशन दैट वाज फॉर हनी, शहद के लिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, तो आपको सभी को पता है, एम एस स्वामीनाथन, है ना। नॉर्मन बोरलॉग जो है उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे इसका रिकॉग्निशन किया ग्रीन रिवॉल्यूशन का। लेकिन इंडिया में अगर बात करें किसने किसने इसको मतलब इनिशिएट किया ग्रीन रिवॉल्यूशन को, तो उसके जनक कहे जाते हैं एम एस स्वामीनाथन जी, ठीक। और मिल्क के लिए कौन थे भारत में? वर्गीस कुरियन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? कैनिंग, मेयो, डलहौजी या फिर रिपन? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, रिपन। ही इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइविंग, ये अच्छा क्वेश्चन है। ड्राइविंग एज एन ऑफेंस इन्वॉल्व्स ड्राइविंग ऑन एनी पब्लिक वे इन अ मैनर सो एज टू इंडेंजर ह्यूमन लाइफ। तो बेसिकली इसको कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर एक पर्टिकुलर तरीका होता है, अगर आप उस तरीके से सड़क पर गाड़ी चलाएंगे तो उसका मतलब ये है कि आप अपराध कर रहे हैं। अगर उस तरीके से गाड़ी चलाएंगे, कैसे, किस तरीके से? रैश एज वेल एज नेग्लिजेंट, यानी कि अंधाधुंध कर रहे हैं, साथ ही साथ लापरवाही। रैश और नेग्लिजेंट, अंधाधुंध या लापरवाही। नेग्लिजेंट ऑनली या फिर रैश ऑनली। तो भैया देख लो, मोटर व्हीकल्स एक्ट में आपके सामने यहाँ पे पेस्ट कर रखा हूं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, जो कोई किसी लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या इस चीज पे फोकस करना, ये जो लिखा हुआ है ना, या ये चीज, ठीक, इस पर्टिकुलर चीज पे फोकस करना कि लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाता है ना। तो यहां पे आप देखोगे राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे और यानी कि या का मेंशन है कि अगर कोई व्यक्ति किसी लोक मार्ग पर, है ना, कैसे गाड़ी चलाता है, रैश ड्राइविंग करता है या नेग्लिजेंट ड्राइविंग करता है, ठीक है, तो उसको सजा मिलेगी, वो अपराध कर रहा है। कैसे सजा मिलेगी? तो अगर किसी को डैमेज हो जाता है ना, किसी व्यक्ति को उपहति या क्षतिकारित होना संभाव्य है और ऐसा हो जाता है, तो वह कौन, जो ऐसा गाड़ी चला रहा है उसको क्या दिया जाएगा? दंड दिया जाएगा। कैसे? दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो कि 1,000 रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो भैया आप सभी से रिक्वेस्ट है, चालान के डर से नहीं, सेफ्टी के पर्पज से रैश ड्राइविंग और नेग्लिजेंट ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। तो प्लीज कभी भी अगर आप सोचते हैं कि भाई मैं ऐसा कर लूंगा, तो ऐसा मत करना। ये जो ये जो सेक्शन है ना, ध्यान रखना, ये मोटर व्हीकल्स एक्ट का नहीं है, भारतीय न्याय संहिता का है, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 के तहत, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट अगेंस्ट फोर्स्ड लेबर इंक्लूड्स द राइट टू अ मिनिमम वेज वाज अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन। किस केस में कहा गया था कि जबरन मजदूरी के विरुद्ध अधिकार में न्यूनतम वेतन का अधिकार शामिल है? किस में कहा था, है ना, कि भैया आप फोर्स लेबर जबरदस्ती नहीं करवा सकते, और अगर आप काम करवा रहे हो तो एक राइट टू मिनिमम वेज होता है। ये नहीं कि काम करवा रहे हो 20 घंटे और पैसे दे रहे हो 100 रुपए, तो मतलब एक मिनिमम वेज होना चाहिए ना। तो ये किस केस में कहा था? आर के पंडा वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वर्कमैन वर्सेस बिनी लिमिटेड, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका बताऊं,
यहाँ पे बात की जा रही है राइट की, ठीक है। और ऑप्शन में देखो किसमें राइट है। देखो, जरूरी नहीं कि हर बार ये ट्रिक काम करे, लेकिन अगर आपको इसमें साफ साफ दिख रहा है राइट्स की बात की जा रही है, तो पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट, डेमोक्रेटिक राइट है ना, कि भैया अधिकारों की बात की जा रही है कि भाई एक अधिकार है जो सबके ऊपर लागू होना चाहिए, सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, तो वही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर। तो सती को रोकने के लिए कमीशन बनाया गया था, तो वही पूछ रहा है कि भैया किस साल में आया था, 1980, 2013, 2005 या 1988। सही उत्तर है, देखो इसका तो आप वैसे भी काट सकते हो, 2013 और 2005 तो हटा ही दो, क्योंकि सती जो है बहुत पहले की बात है ना। और उसके लिए कमीशन कब बना था, 1988 में। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो ध्यान देना, आप ये कह सकते हो कि राजा राम मोहन रॉय जब थे, उन्होंने उस टाइम पे ही सती वगैरह सब बंद करवा दिया था। कमीशन बहुत लेट बना, इसलिए बना क्योंकि रीसेंट सबसे लेटेस्ट केस एक जहां तक मुझे याद आ रहा है कि फूल कंवर का था, या किसी मतलब राजस्थान में ये कोई केस हुआ था, बहुत रिसेंट का ही था, 80s 90s के समय पे हुआ था, शायद 90s के समय पे हुआ था सती का सबसे रिसेंट केस। तो उस वजह से भी फिर गवर्नमेंट को लगा कि अब जो है एक प्रॉपर कमीशन इसके लिए बना ही देना चाहिए, क्योंकि ये चीज इनह्यूमेन है। तो फिर वो कमीशन आया था 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन statute that provides for preventive detention of a person with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the defense of India, the relation of India with foreign powers, or the security of India and for matters concerned therewith is। बेसिकली ये पूछ रहा है कि भारत सरकार एक भारत सरकार के पास एक नियम है। क्या नियम है कि भैया अगर देश की सुरक्षा की बात आती है, विदेशी शक्तियों के साथ भारत का कैसा संबंध है उसको लेकर के, अगर इन किसी भी चीज़ों में से अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन चीज़ों पर खतरा है, तो उसके लिए एक प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक ऑप्शन है। यानी कि इन सब चीज़ों को रोकने के लिए पहले से ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। मतलब उसने क्राइम किया भी नहीं है, लेकिन अगर सरकार को शक है कि भैया ये कर सकता है, ये खतरा है हमारी डिफेंस डिफेंस ऑफ इंडिया के लिए, तो उसको एक प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। उसी के लिए पर्टिकुलर एक एक्ट बनाया गया है। कौन सा एक्ट है वो? इंडियन पीनल कोड 1860, ये तो खत्म ही हो गया है, आपको पता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, ये भी आपको पता है, सीआरपीसी खत्म हो गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 या फिर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सिंपल सा आंसर है द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, एनएसए जिसको कहा जाता है। इसको हिंदी में रासुका भी कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स was adopted by the UN General Assembly in the year of। किस साल यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ था? ऑप्शंस 1966, 1948, 1945 या फिर 1946। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1948 में ये डिक्लेरेशन साइन हुआ था। और डेट थी क्या? 10 दिसंबर। ठीक है, और इसीलिए 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। और अभी तो 10 दिसंबर आया भी नहीं है, तो 2024 में जो बनाया गया था उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ। अगला प्रश्न है, अन एन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर इज अ क्राइम ऑफ। तो अगर किसी कंप्यूटर में आप अनऑथराइज एक्सेस करते हो तो वो किस प्रकार का क्राइम माना जाएगा? पैच है, हैकिंग है, डेटा इंक्रिप्शन है या फिर फायरवॉल है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, हैकिंग। बहुत सिंपल सी बात है ना। किसी किसी की मर्जी के बगैर आप किसी के सिस्टम में एक्सेस लेते हो तो दैट इज पार्ट ऑफ हैकिंग, और वो एक क्राइम है ना। फिर आप बोलोगे एथिकल हैकिंग, तो एथिकल हैकिंग इज नॉट अ क्राइम। एथिकल हैकिंग इसीलिए उसके आगे शब्द लगा है एथिकल, है ना, आप किसी अच्छी चीज के लिए, इसलिए तो गवर्नमेंट जो है वो हायर करते हैं एथिकल हैकर्स को। तो अगर आप अच्छे कामों के लिए हैकिंग करते हैं तो फिर वो एथिकल हैकिंग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। भैया ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 366, 269, 256 या फिर 267? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 267। ठीक है, बाकी के आर्टिकल्स में क्या है, जैसे
256 में आएगा राज्यों और संघ की बाध्यता का उल्लेख करता है। 269 में संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, ये बेसिकली 269 वही है कि टैक्स लेवीड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन बट असाइन टू स्टेट्स, ये वो वाला है, ठीक है। 366 में क्या है, संविधान में वर्णित विभिन्न शब्दों को परिभाषित किया जाता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो अलग अलग जो टफ शब्दावलियां हैं उनको डिफाइन किया गया है, किसमें, आर्टिकल 366 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the 10th schedule any question regarding disqualification arising out of defection is to be decided by, तो 10th शेड्यूल में हमने देखा था अभी क्या था, एंटी डिफेक्शन लॉ, और एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड कोई भी चीज, कोई भी ऐसा केस आता है जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन की बात आती है, तो भैया ये सारे मैटर इस किसके अंतर्गत आएगा बेसिकली, है ना, कौन तय करेगा इन सब चीजों को, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द स्टेट उत्तर प्रदेश गेट इट्स स्टेटहुड, तो आपको पता है इसके पहले की वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, कब, 1948, 1950, 1947 या फिर 1978, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1950। डेट याद रखना क्या, 24 जनवरी 1950 यूनाइटेड प्रोविंसेस से क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और यूपी इसी 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। प्रेजेंटली विच कंपनी ओन्स मैसेंजर, वर्तमान में मैसेंजर किस कंपनी के पास है, आप यूज अगर करते होंगे तो पता होगा, नहीं करते होंगे तो तभी में भी पता हो, लिंक्डइन, स्नैपचैट, फेसबुक या फिर ट्विटर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब एक्चुअली फेसबुक क्या है, फेसबुक की भी एक पेरेंट कंपनी है मार्क जकरबर्ग की, कौन सी, मेटा, ठीक है, तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजी जिसको कहते हैं, वो किस आर्टिकल में आते हैं, आर्टिकल 76, 148, 54 या फिर 165, तो भैया अटॉर्नी जनरल की बात जो होती है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, 76 में आता है। वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है, आर वेंकट रमणी साहब हैं, ठीक है। अब बाकी के आर्टिकल्स में क्या है, 148 में मिलेंगे आपको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी जिसको बोलते हैं ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वर्तमान में कौन है, के संजय मूर्ति साहब। फिर 54 में क्या आता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और 165 में क्या आता है, एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट, जैसे सेंटर में क्या होता है, अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में, वैसे ही स्टेट में होते हैं एडवोकेट जनरल, ठीक। और इसको याद करने का मैंने तरीका बताया था क्या, 76 का अगर पता हो तो इसमें आर्टिकल अगर मालूम करना हो स्टेट के लिए तो 89 ऐड कर दो, या फिर अगर 165 आपको पता हो तो इसमें से 89 माइनस कर दो तो 76 आ जाएगा, तो ये याद करने के तरीके हैं। इन विच ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट ड्यू टू डिफरेंसेस बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट्स, और ये बहुत ज्यादा फेमस है, सूरत स्प्लिट के नाम से है, आपको पता होगा, ठीक है। किस सन में हुआ था ये पूछ रहा है, ऑप्शन 1907, 1927, 1916 या फिर 1922, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सेशन में प्रेसिडेंट कौन था, अध्यक्ष कौन था इस वाले सेशन का, तो ध्यान रखना, रास बिहारी घोष, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, under the breath analyzer test if a person is found to consume alcohol to a limit exceeding then she shall be punished by the motor vehicles act 1988, देखो ये बात है ड्रिंक एंड ड्राइव वाले केस की, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक लिमिट होती है, और उस लिमिट, वो कौन सी लिमिट है जिसके पार चले जाने पे आपका चालान कटेगा, यानी कि आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि आप गलती कर रहे हैं, तो वो लिमिट क्या है, आपको पनिश किया जाएगा, लेकिन वो लिमिट तो पता होना चाहिए ना, तो वो लिमिट क्या है, 50 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, 30 मिलीग्राम पर 200 ml ऑफ ब्लड, 30 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, या फिर 50 मिलीग्राम पर 200 ml ऑफ ब्लड, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि अगर आपके 100 ml ऑफ ब्लड में 30 मिलीग्राम इतना अल्कोहल की मात्रा है तो ठीक है, लेकिन अगर इससे एक्सीड हो गया तो फिर भैया
आपके ऊपर ड्रिंक एंड ड्राइव का केस लगेगा, ठीक है, फिर आपको पनिशमेंट दी जाएगी। और ये बात यहाँ पे देखोगे मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 का सेक्शन 185, इसमें लिखा हुआ है क्या, कि जिस किसी के रक्त में किसी श्वास विश्लेषक या किसी अन्य परीक्षण जिसके अंतर्गत प्रयोगशाला परीक्षण भी है, इसमें परीक्षण किए जाने पर रक्त के प्रति 100 मिलीलीटर में 30 मिलीग्राम से अधिक अल्कोहल पाया जाता है, तो भैया उसको दंड दिया जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि अल्कोहल एक्सीडिंग 30 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड डिटेक्टेड इन अ टेस्ट, तो भैया उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। पनिशमेंट क्या दी जाएगी, with imprisonment for a term which may extend to 6 months और with fine of 10,000 rupees और with both। लेकिन अब इसमें 185 में दो चीजें हैं, एक तो ये है ड्रिंक एंड ड्राइव की, अगर आप अल्कोहल लेकर के गाड़ी चला रहे हो, इसी में एक और है क्या, इफ द पर्सन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ड्रग टू सच एन एक्सटेंट एज टू बी इनकेपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग प्रॉपर कंट्रोल ओवर द व्हीकल। तो बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो इस लिमिट को लेकर के था कि क्या लिमिट होती है मैक्सिमम, लेकिन अब हम उसकी धारा 185 को डिस्कस कर ही रहे हैं तो पूरा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका 185 का जो है, यानी 185 ए जो है, वो तो बात करता है कि कितनी लिमिट होनी चाहिए अल्कोहल की, लेकिन 185 का जो बी है, 185 का खा जिसे कहते हैं, वो भी कुछ और भी चीजें बताता है क्या, कि अगर व्यक्ति शराब नहीं पिया है ठीक है, लेकिन अगर कोई और मादक पदार्थ के इन्फ्लुएंस में है और उसका कंट्रोल नहीं है गाड़ी पे, ठीक है, तो उसके लिए भी दंड है। तो अलग अलग दंड है। पहला, यानी कि अगर अल्कोहल ज्यादा है तो उसके लिए दंड क्या है कि 6 मंथ्स की जो जेल है वो, और फाइन 10,000 रुपए का, या फिर दोनों। ये तो हो गया अल्कोहल वाला। लेकिन अगर आप किसी और ड्रग के नशे में हैं और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं गाड़ी को और आप पकड़े गए, तो फिर आपके ऊपर फिर दूसरी पनिशमेंट दी जाएगी क्या, कि फॉर सेकेंड ऑफेंस क्या होगा, विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years, 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट, या फिर फाइन जो कि 15,000 रुपए तक का हो सकता है, या फिर बोथ। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, है ना। तो अगर क्वेश्चन में ये भी पूछ ले कि भैया ड्रिंक एंड ड्राइव का जो मामला है वो मोटर व्हीकल एक्ट के किस धारा में आता है, तो धारा 185 में आता है। और अगर ये पूछे कि मादक पदार्थों का सेवन करने के बाद जो पनिशमेंट दिया जाता है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ा जाता है उसको पनिशमेंट दी गई, तो किस धारा के तहत दी जाएगी, तब भी धारा 185 ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट। ठीक है, आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल बोर्ड नहीं है, बोर्ड है, ठीक है। द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वॉज कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो बेसिकली कह रहा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया था, उसी के तहत एक बोर्ड की स्थापना करी गई। बोर्ड है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। अब ये पूछ रहा है कि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के किस धारा के तहत इसकी स्थापना हुई थी बोर्ड की। ऑप्शन है सेक्शन 5A, सेक्शन 2A, सेक्शन 10 या फिर सेक्शन 13। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धारा 5A। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करता है राज्यसभा में। ऑप्शन है 18, 22, 16 या फिर 12। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। आर्टिकल 80, संविधान का आर्टिकल है 80, जो कि बात करता है कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। और उसी के धारा 80 के मतलब आर्टिकल 80 के क्लॉज ए के सब क्लॉज ए में आता है नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर्स बाय द प्रेसिडेंट फॉर राज्यसभा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कनाल एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। तो कौन सा हिस्सा है शरीर का जो एब्जॉर्ब करता है। ऑप्शन लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, लिवर, पैनक्रियास। क्या एब्जॉर्ब करता है, जो बचा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो, और पानी, पानी वगैरह को। तो भैया इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लार्ज इंटेस्टाइन। दूसरी चीज याद रखना, कई बार क्वेश्चन में ये पूछ सकता है आपसे इंटेस्टाइन के पार्ट के बारे में। तो ये है लार्ज इंटेस्टाइन और ये है इसके इंपॉर्टेंट पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन शुरू कहाँ से होता है ये भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आकर के छोटी आंत जुड़ती है, ठीक है। तो कई बार ये भी पूछता है कि कहाँ जुड़ती है, उस पर्टिकुलर पार्ट को क्या कहते हैं, इलियम कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ से फिर ये पार्ट होता है सीकम, इलियम से छोटी और बड़ी आंत जुड़ती है, फिर आगे जाओगे तो आपको कॉलन मिलेगा, ठीक है। ये पूरा कॉलन है, ठीक है, ये भी कॉलन है, यहाँ आएंगे ये भी कॉलन है।
फिर आपको ये भी कॉलन आपको मिलेगा, यहाँ पे आएगा रेक्टम और यहाँ आ जाता है एनस। ठीक है, तो ये पूरा इलियम यहाँ से शुरू होता है, इलियम, सीकम, है ना, कॉलन, उसके बाद में सिग्मोइड कॉलन, ये पूरा कॉलन होता है। ठीक है, ट्रांसवर्स कॉलन, सिग्मोइड कॉलन, और फिर यहाँ पे आ जाएगा रेक्टम और एनस। तो ये पार्ट्स हैं, कई बार पूछ लेता है, ध्यान रखना, एसएससी में भी पूछा गया है क्वेश्चन है, इनफैक्ट सीडीएस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमिनेंट jurist and constitutional expert described the preamble of the Indian Constitution as the identity card of the Constitution? किस व्यक्ति ने कहा था प्रियम्बल आइडेंटिटी कार्ड है संविधान का? ऑप्शन के एम मुंशी, सर अर्नेस्ट बाकर, एन ए पलखीवाला, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एन ए पलखीवाला। इन्होंने कहा था कि प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला प्रश्न, क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय अ पब्लिक सर्वेंट इज डेल्ट अंडर सेक्शन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इस एक्ट के किस धारा के अंतर्गत कोई पब्लिक सर्वेंट अगर क्रिमिनल मिसकंडक्ट करता है तो उसके बारे में बात की जाएगी, किस धारा में? ऑप्शन सेक्शन 13, सेक्शन 4, सेक्शन 7 या फिर सेक्शन 2। तो भैया अगर कोई पब्लिक सर्वेंट क्रिमिनल मिसकंडक्ट करता है तो उसके लिए प्रावधान किस धारा में है? धारा 13, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और किसकी धारा? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये नहीं बीएनएस वगैरह लगा के चले आओ। ठीक है, अगला प्रश्न करंट अफेयर से रिलेटेड, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट जियो साइंस म्यूजियम, इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? तो भैया भारत के उपराष्ट्रपति ने हाल ही में देश के पहले भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया, यह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ग्वालियर, आगरा, कोयम्बटूर या फिर गांधीनगर? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्वालियर। अगला प्रश्न, द 38th नेशनल गेम्स वर हेल्ड इन उत्तराखंड विद इट्स रेफरेंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो देखो एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गई कि भैया 38th नेशनल गेम्स कहाँ हुए थे? उत्तराखंड में हुए थे। एक पॉइंट ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। मौली वॉज द मैस्कट ऑफ द गेम्स, मौली खेलों का शुभंकर था। द टैगलाइन ऑफ द गेम वॉज संकल्प से शिखर तक, गेम्स की टैगलाइन क्या थी? संकल्प से शिखर तक। पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है, तो ध्यान रखना पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ठीक, ये जो मौली है ना, ये जो शुभंकर था, वहां की उत्तराखंड की स्टेट बर्ड है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तराखंड के स्टेट बर्ड का क्या नाम है। उसी स्टेट बर्ड के ही ऊपर ये मैस्कट लिया गया 38th नेशनल गेम्स का। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा भी सही है। इसकी जो टैगलाइन थी संकल्प से शिखर तक, तो उस हिसाब से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग एसपी ऑफिस ऑफ उत्तर प्रदेश हैज रिसेंटली अर्न आईएसओ सर्टिफिकेट? उत्तर प्रदेश के किस एसपी कार्यालय को हाल ही में आईएसओ सर्टिफिकेट दिया गया? आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो भैया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अगर पैरेलली कोई काम कर रहा है तो उसको आईएसओ सर्टिफिकेट मिलता है। तो भैया किस एसपी ऑफिस को मिला? गोरखपुर, कौशाम्बी, मथुरा या फिर प्रयागराज? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो कौशाम्बी का जो एसपी ऑफिस है उसको आईएसओ सर्टिफिकेट दिया गया, किसके मामले में? इंटरनेशनल लेवल के जो स्टैंडर्ड्स हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जो सुनवाई होती है और करप्शन वगैरह को हटाने में, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, जो स्टैंडर्ड लेवल है इंटरनेशनली, उस लेवल को मैच करता है एसपी ऑफिस कौशाम्बी, और इसीलिए इसको आईएसओ सर्टिफिकेट दिया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएसआई के लिए भैया, इसको मतलब समझो कि डबल स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हिम कवच विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली? हिम कवच क्या है? तो भैया ए टाइप ऑफ स्नोफॉल है, एक प्रकार की बर्फबारी। कैंप टू अवॉइड कोल्ड क्लाइमेट, ठंडी जलवायु से बचने के लिए शिविर। ए टाइप ऑफ यूनिफॉर्म, एक प्रकार की वर्दी। या फिर एआई डिवाइस टू गिव एडवांस इंफॉर्मेशन अबाउट स्नोफॉल, यानी कि बर्फबारी की पूर्व सूचना देने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण। तो क्या है ये? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अ टाइप ऑफ यूनिफॉर्म। तो हमारे देश के सैनिकों के लिए डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक वर्दी बनाई जिसको हिमकवच नाम दिया गया, और इसकी कैपेसिटी क्या है?
20 डिग्री सेल्सियस से लेकर -60 डिग्री तक ये झेल सकता है। मतलब अगर -60 डिग्री भी टेम्परेचर है तो सैनिक जो है बचे रह सकते हैं ठंड से। ठीक है, डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2025 हेल्ड? तो अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। तो ये थे 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको बेहतर तरीके से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और कितने क्वेश्चंस आपने सही किए ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। जो भी क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना। प्लस वीडियो अगर अच्छा लगा, क्या लगा, क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिखिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि मैं मोटिवेट होकर के आगे चीज़ें करवा पाऊँ। और अगर कोई प्रॉब्लम है, यानी कि अगर कुछ कमी है जिसको सुधारा जा सकता है, तो वो आप मुझे बताएं, मैं उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करूँगा। आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से बनाए रखिए, सारी चीज़ों की प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।